दोस्तों नमस्कार। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन या अंग्रेजी में एल्डर्स हाउस कहा जाता है। लेकिन अभी 27 फरवरी को हुए चुनाव में दलीय निष्ठा और राजनीतिक नैतिकता की जैसी धज्जियां उड़ाई गईं, उससे किसी बड़प्पन का संदेश तो नहीं गया। उल्टे लोकतंत्र शर्मसार ही हुआ। ऐसे चुनाव से निर्वाचित उच्च सदन के सांसद कैसा महसूस कर रहे होंगे यह तो वे ही जानते होंगे, पर अपने माननीय विधायकों के ऐसे आचरण से उन्हें चुनने वाले निश्चय ही शर्मिंदा हुए होंगे। जिस पार्टी ने टिकट दिया, जिसके चुनाव चिन्ह पर मतदाताओं ने वोट दिया, जब उसी के सगे नहीं हुए तो फिर किसके सगे होंगे। और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं। फिलहाल इसी साल की बात करें तो 2024 में राज्यसभा की 56 सीटें खाली हुई। क्योंकि राज्यसभा सांसद चुनने के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य ही मतदान करते हैं, इसलिए तस्वीर भी लगभग स्पष्ट होती है कि किस दल के कितने उम्मीदवार जीत सकते हैं। यही कारण रहा कि 41 राज्यसभा सीटों के लिए विभिन्न दलों के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित भी हुए। जहां थोड़े भी अतिरिक्त वोट थे और अन्य दलों के विधायकों में सेंधमारी से अतिरिक्त राज्यसभा सांसद जितवाने की संभावना थी, वहां खुला खेल हुआ। जो दल और उम्मीदवार जीता उसे उस खेल में अंतरात्मा के दर्शन हुए, तो जिस दल और उम्मीदवार के हिस्से हार आई उससे वह लोकतंत्र को खतरे में डालने वाला खरीद फरोख्त का खेल नजर आया। अब इस बात का फैसला आप खुद कर लें कि अगर सैकड़ों विधायकों में से गिनती भर ने ही क्रॉस वोटिंग की, तब तो राजनेताओं में अंतरात्मा बड़ी दुर्लभ चीज हो गई। क्या अपने दल के प्रति निष्ठा निभाने वाले बाकी माननीय विधायकों के पास अंतरात्मा नहीं, या फिर उसे जगाने के लिए जरूरी उपाय नहीं किए गए? 41 राज्यसभा सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचित हो जाने के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल की 15 सीटों के लिए ही मतदान की जरूरत पड़ी। और तीनों ही राज्यों में कुछ कुछ माननीयों की अंतरात्मा ठीक मतदान के वक्त जाग गई। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सीटें खाली हुई। विधानसभा में मौजूद सदस्य संख्या के हिसाब से एक उम्मीदवार की जीत के लिए 37 वोटों की जरूरत थी। भाजपा के पास अपने 7 उम्मीदवार जिताने के लिए पर्याप्त वोट थे, बल्कि उसके पास कुछ अतिरिक्त वोट भी थे। इसी तरह सपा के पास 2 उम्मीदवार जिताने के लिए तो पर्याप्त वोट थे ही, कुछ अतिरिक्त वोट भी थे। अगर सब कुछ ईमानदारी के साथ राजनीतिक नैतिकता के दायरे में होता तो उत्तर प्रदेश से 9 ही राज्यसभा सदस्य चुने जाते और 10वीं सीट खाली रह जाती। अतिरिक्त वोटों के लालच ने ही दोनों दलों को अतिरिक्त उम्मीदवार उतारने को प्रेरित किया, और उस खेल को भी जिसमें कुछ माननीयों की अंतरात्मा ऐसी जागी कि फिर उसे दलीय निष्ठा से लेकर नैतिकता तक कुछ भी नजर नहीं आया। भाजपा को अपना अतिरिक्त यानी 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए 10 वोट और चाहिए थे, जबकि सपा को अपना तीसरा उम्मीदवार जिताने के लिए 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत थी। जोड़ तोड़ दोनों ओर से थी, पर हुआ यह कि सपा के 7 विधायकों की अंतरात्मा जाग गई और उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर दिया। राज्यसभा में पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता और मतदान भी गुप्त नहीं होता, इसलिए अंतरात्मा वाले माननीयों के नाम भी उजागर हो गए। भाजपा के लिए बाकी वोटों की कमी राजा भैया के जनसत्ता दल के 2 तथा मायावती की बसपा के एक विधायक ने पूरी कर दी। खेल कांग्रेस शासित कर्नाटक में भी हुआ। वहां 4 सीटों के लिए मतदान हुआ। एक सीट जीतने के लिए 45 विधायकों के प्रथम वरीयता वोट चाहिए थे, लेकिन 5 उम्मीदवार उतार दिए गए। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे, जबकि भाजपा और जनता दल सेक्युलर गठबंधन ने 2। अपना दूसरा उम्मीदवार जिताने के लिए गठबंधन को 5 अतिरिक्त वोटों की जरूरत थी, लेकिन खुद भाजपा के एक विधायक सोमशेखर रेड्डी ने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा कांग्रेस के पक्ष में वोट दे दिया। जहां सबसे बड़ा खेल छोटे से पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में हुआ, जहां जीत के लिए जरूरी से भी ज्यादा वोट होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए और भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन जीत गए। पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। 5 साल तक शासन करने वाली भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई थी। शेष 3 सीटें अन्य को मिली थी, लेकिन वह भी सरकार का समर्थन कर रहे थे। फिर भी भाजपा ने कांग्रेस में व्याप्त गुटबाजी का फायदा उठाने के लिए 6 और कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के करीबी हर्ष महाजन को अपना उम्मीदवार बना दिया।
40 साल तक कांग्रेस में रहे महाजन पिछले साल ही भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा का दांव सफल रहा और कांग्रेस के 6 तथा 3 अन्य के वोटों से सिंघवी और महाजन के बीच मुकाबला टाई हो गया। अंत में लॉटरी से किया गया फैसला भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में गया। राज्यसभा चुनाव के परिणाम से साफ है कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने रोते हुए मंत्री पद से जिस तरह इस्तीफा दिया है, उससे कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सतह पर भी आ गई है। विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह मंडी से लोकसभा सांसद हैं। अब विधायकों की नाराजगी की बात वह खुलकर कह चुकी है। अब विक्रमादित्य सिंह ने अपने पिता वीरभद्र सिंह का अपमान करने का आरोप भी अपनी ही पार्टी की सरकार पर लगा दिया है। लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 1% वोटों से पिछड़कर सत्ता गंवाने के बाद से ही भाजपा विषाद पिछा रही होगी, जिसकी भनक कांग्रेस को नहीं लग पाई, या फिर वह अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई। 28 फरवरी को 15 भाजपा विधायकों को निलंबित करने के बाद बजटीय कामकाज निपटाकर विधानसभा सत्र समाप्त कर कांग्रेस सरकार ने अपने लिए कुछ सांसें हासिल कर ली हैं। पर हिमाचल प्रदेश का घटनाक्रम बता रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की कुर्सी और कांग्रेस सरकार में से एक ही बच सकता है। इस जोरदार झटके के बाद कांग्रेस आला कमान भी जागा है और उसने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। जाहिर है, निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए सत्ता के खेल में भाजपाई रणनीतिकार भी मूक दर्शक तो हरगिज नहीं बने रहेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।